गरीब का रक्षाबंधन। एक गांव में प्रमिला अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ रहती थी। प्रमिला अपने बच्चों को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने बड़े बेटे अनमोल को शहर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। और अनमोल की पढ़ाई करवाते करवाते प्रमिला की पूरी खेती बिक चुकी थी। लक्ष्मी के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। प्रमिला और लक्ष्मी बहुत गरीबी से जी रहे थे। प्रमिला बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जिस दिन उसका बेटा बड़ा आदमी बनकर गांव लौटे। तभी लक्ष्मी अपनी माँ से कहती है, माँ, भैया कब तक आएंगे? अब तो राखी भी आने वाली है ना। कितने साल हो गए, मैं तो उन्हें राखी ही नहीं बांध पाई। हाँ बिटिया, मैं भी तेरी तरह तेरे ही भाई का इंतजार कर रही हूँ। पूरी उम्मीद है कहीं इस साल वो आ ही जाए और तू उसे राखी बांध पाए। तभी एक दिन अनमोल माँ को शहर से चिट्ठी भिजवाता है और चिट्ठी में लिखा होता है कि वो जल्द ही गांव आ जाएगा। ये खबर सुन के दोनों माँ बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। माँ, घर में एक दाना तक नहीं है, खाने को आज क्या बनाऊं? हाँ बिटिया, यही तो मैं भी सोच रही हूँ। पता नहीं राशन कहाँ से लेकर आऊं। अपने पास एक भी रुपया नहीं बचा है। माँ, एक काम करते हैं, पड़ोस वाले चाचा जी के खेत से सब्जी लाकर ना बाजार में बेचते हैं। जितने पैसे मिलेंगे वो चाचा को दे दूंगी और मेहनत के थोड़े पैसे उनसे ले लूंगी और इससे हमारा गुजारा अच्छे से हो जाएगा। हाँ बेटा, यही करते हैं। इसके सिवा हमारे पास और कोई रास्ता भी कहाँ है। प्रमिला और लक्ष्मी पड़ोस के चाचा के खेत से सब्जियां लेती हैं और उन्हें बाजार में जाकर बेचती हैं। सब्जी बेचकर जितने पैसे मिलते हैं उसे चाचा जी को लाकर देती हैं। बदले में चाचा उन्हें थोड़े से पैसे दे देते हैं और उन्हीं पैसों से वो राशन लाकर अपना गुजारा कर रही थी। अब हर रोज वो दोनों यही करने लगी, जिससे उनको 2 वक्त का राशन मिल जाता था। और एक दिन तभी चाचा उनसे बोलते हैं, अरे सुनो, कल से मैं अपने खेत की सारी सब्जियां मदन सब्जी वाले को देने वाला हूँ, इसीलिए तुम लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, समझी? अरे चाचा जी, यही काम हम भी तो अच्छे से कर रहे थे, फिर आप ये काम उन्हें क्यों दे रही हैं? अरे अब मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी। मेरी मर्जी है जिससे काम करवाऊं। हाँ, चलो अब दोनों माँ बेटी निकलो यहाँ से। प्रमिला और लक्ष्मी उदास होकर घर आ जाती हैं। कुछ दिनों में उनके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और अचानक से तभी बरसात शुरू हो जाती है। बारिश इतनी तेज हो रही थी जिससे वो घर से बाहर तक नहीं जा पा रही थी और घर में भी खाने को कुछ नहीं बचा था। माँ, अब हम क्या करें? भूख तो बहुत जोरों की लगी है और घर में खाने को एक दाना तक नहीं है। हाँ मेरी गुड़िया, मैं समझ सकती हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार कर ले। लक्ष्मी और प्रमिला भूख से तड़प रही थी और गांव में बरसात की वजह से बहुत पानी भर गया था। सभी लोग गांव छोड़कर सुरक्षित जगह पर जा रहे थे। उन दोनों की झोपड़ी की छत तक गिर जाती है। दोनों किसी तरह से एक कोने में अपनी जान बचाकर बैठे थे। तभी वो देखती है कि सामने से एक आदमी नाव से झोपड़ी की ओर आ रहा होता है और वो झोपड़ी के पास आकर उनसे बोलता है, माँ देखो, मैं आ गया, तुम्हारा बेटा अनमोल। प्रमिला और लक्ष्मी अनमोल को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं और प्रमिला तो खुशी के मारे रोने तक लगती है। अरे माँ, तुम रो मत, देखो ना मैं आ गया हूँ, अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। भाई, आप आ गए, हम आपका बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। हाँ मेरी बहन, मैं आ गया और आज तो रक्षाबंधन है, तू भूल गई थी ना? ये देख, मैं राखी और मिठाइयाँ लेकर आया हूँ, चल अब जल्दी से मुझे राखी बांध दे। लक्ष्मी अनमोल को राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है और अनमोल भी लक्ष्मी को तोहफा देता है।
चलो अब जल्दी से आप दोनों इस नाव पर बैठ जाओ और उसके बाद हम यहाँ से निकलते हैं। प्रमिला और लक्ष्मी नाव के ऊपर बैठ जाती हैं और अमन उन्हें सुरक्षित जगह पर लेकर जाता है और उसके बाद दोनों को शहर ले जाता है। वहाँ पर अमन ने नया मकान खरीद लिया था। वो अपनी माँ और बहन को नए घर में लेकर जाता है और तब से वो तीनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। रीना की माँ के देहांत के बाद उसके पास कोई उसके सबसे ज्यादा दिल के करीब था तो वो था उसका कुत्ता शेरू। 2 साल पहले रीना की माँ का देहांत हो गया था। उसकी मृत्यु किसी बीमारी से हो गई थी। तब से रीना अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती थी। रीना की ऐसी हालत देख उसके पिता कपिल ने दूसरी शादी करने की सोची। उनका मानना था कि नई माँ के आ जाने के बाद रीना अकेला महसूस करना बंद कर देगी और पहले की तरह हंसने खेलने लगेगी। सुमिता उसकी नई माँ थी। शादी के कुछ महीनों तक तो सुमिता ने रीना को बहुत प्यार से रखा। उसकी सारी दुख दूर करने की ही कोशिश करती रहती थी, मगर सुमिता को शेरू फूटी आंख भी ना भाता था। वो जब देखो तब उसे मारकर भगाती रहती थी। ना जाने कहां से ये कुत्ता को ये ले आए हैं। ये जी करता है इसे अभी उठाओ और बाहर फेंक आऊं। सुमिता जब कुछ शेरू से कहती तो रीना वहां आकर शेरू को ले जाती और सुमिता से कहती, आप इसे संभाल नहीं सकते तो कह दिया कीजिए, शेरू को डांटने की कोई जरूरत नहीं। ये सब सुनकर सुमिता को अब रीना पर गुस्सा आने लगा था। एक तो मैं इस बिन माँ की लड़की को माँ का प्यार दे रही हूँ और ये लड़की मुझे ही सुना रही है। जैसे जैसे दिन बीतता गया सुमिता और रीना का रिश्ता और खराब होता चला गया। अब सुमिता को रीना और उसके कुत्ते दोनों से नफरत होने लगी थी। सुमिता माँ बनने वाली थी, यह जानकर कपिल बहुत खुश था, लेकिन रीना कुछ समझ नहीं पाई। पिताजी, ऐसा क्या हो गया जो आप सभी इतने खुश लग रहे? बेटा, अब इस दुनिया में तुम्हारा कोई छोटा भाई या बहन आने वाला है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। रीना भी यह सुनकर खुश हो जाती है और गांव में घूम घूम कर अपने दोस्तों को यह बताती है। सुमिता अब रीना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। सारे काम उससे ही करवाती थी, खुद कुछ भी नहीं करती थी। माँ, मुझसे अकेले इतना काम नहीं हो पाता है, कृपया आप मेरी मदद कर दिया करो। क्या तुम्हें पता नहीं है मैं माँ बनने वाली हूँ? मुझे आराम करने की जरूरत है ना, कि काम बता। और तुम किस लिए हो? तुम भी तो घर में रहती हो, घर का काम कर ही दोगी तो क्या होगा। सुमिता पहले से भी ज्यादा बुरा व्यवहार रीना के साथ करने लगी थी। एक दिन रीना ने यह सब कपिल को बता दिया। सुमिता, जो रीना ने मुझे बताया है क्या वो सच है? क्या तुम सच में उसके साथ ऐसा व्यवहार करती हो? हाँ, उसे बिल्कुल सही कहा है। आपको कोई दिक्कत है तो आप किसी काम करने वाले को घर पर रख दीजिए ना। हाँ? सुमिता, तुम कितनी बदल गई हो। रीना भी तो तुम्हारी ही बेटी है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? नहीं नहीं, वो मेरी बेटी नहीं है। अब जो इस दुनिया में आने वाली है वो मेरा बच्चा होगा। मुझे रीना से कोई मतलब नहीं। रीना, अब मुझे माफ कर देना। मैंने तो तुम्हारे भविष्य का सोचकर सुमिता से शादी की थी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। सुमिता कपिल की बात भी नहीं मानती थी। एक दिन शेरू बाहर आंगन में लेटा हुआ था। सुमिता वहां से गुजर रही थी। फिर ये दिख गया, रुको अभी इसे बताती हूँ। सुमिता शेरू के पेट पर एक लात मारकर चली जाती है। शेरू भौंकने लगता है तो रीना उसके पास आती है। क्या हुआ शेरू, तुम्हें भूख लगी है क्या? रीना को देख शेरू शांति से बैठ जाता है। रीना उसे खाना दे देती है। 9 महीने बीत जाते हैं,
सुनीता एक लड़की को जन्म देती है। कपिल और सुनीता मिलकर उसका नाम सुरभि रखते हैं। रीना अपनी छोटी बहन को देखकर बहुत खुश होती है और उसे अपने गोद में उठाने जाती है। तभी सुनीता उसे रोक देती है। अरे ये क्या कर रही हो? गिर जाएगी मेरी बेटी, छोड़ो उसे। वह रीना को डांट कर वहां से भगा देती है। रीना पूरे गांव में घूम घूम कर सभी को अपनी छोटी बहन के बारे में बताती है। एक दिन शेरू बहुत भौंक रहा था। सुमिता को यह सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो रीना को बुलाती है और कहती है, क्या तुम्हें पता नहीं है ये सुरभि के सोने का समय होता है? हैं? देखो कैसे तुम्हारा कुत्ता भौंक रहा है। अभी अभी उसकी नींद लगी थी और उसने भौंक कर उसे जगा दिया है। जाकर चुप कराओ अपने कुत्ते को, नहीं तो फेंक दूंगी उठाकर इस घर से बाहर। माँ मुझे माफ कर दो, मैं शेरू को समझा दूंगी, वह नहीं भौंकेगा। सुमिता शेरू से पहचान हो चुकी थी। एक दिन जब रीना घर पर नहीं थी तब सुनीता ने शेरू को अपने साथ लिया और घर से दूर एक जगह लाकर बांध दी। अबे यही पड़ा रहे तू है और भौंकता रहे, कोई नहीं आएगा तुझे लेने। ऐसा कहकर सुनीता शेरू को वहां छोड़कर चली गई। रीना घर वापस आई तो उसने चारों ओर शेरू को ढूंढ लिया, लेकिन शेरू उसे कहीं नहीं मिला। शेरू तू कहाँ चला गया? थोड़ी देर के लिए तुझे अकेला छोड़कर गई थी, इतने में ही तू गायब हो गया। निकल बाहर, आ कहाँ चला गया शेरू? सुमिता मनी मन सोच रही थी, चिल्लाते रह, जितना चिल्लाना है वह नहीं मिलने वाला तुझे कहीं भी। हर जगह ढूंढने के बाद अंत में रीना सुनीता के पास आई। माँ, क्या आपने शेरू को देखा है? वो मुझे मिल नहीं रहा। मुझे क्या पता तुम्हारा शेरू कहाँ गया, तुम जानो, मैं तो उसे देखती भी नहीं। रीना उदास होकर सभी जगह शेरू को ढूंढती रहती है, लेकिन शेरू उसे कहीं नहीं मिलता। शाम में उदास होकर जब वह घर बैठी तभी उसका एक दोस्त आया और उससे बोला कि शेरू मिल गया है। रीना उसके साथ गई, तब उसने देखा कि शेरू एक जगह बंधा है। वह समझ नहीं पाई कि शेरू इतनी दूर कैसे आ गया। शेरू, तू यहाँ कैसे चला आया? किसने तुझे यहाँ लाकर बांधा है? क्या माँ ने ऐसा किया है? शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। रीना समझ गई यह सब माँ ने ही किया है। वह घर आई और सुनीता से बोली, माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे शेरू को अकेला वहां बांध कर आ गई। उसे कुछ हो जाता तो? क्यों किया ऐसा, बताओ माँ। मैंने किसी को कहीं नहीं बांधा, कहीं नहीं बांधा, मैं नहीं जानती वह कैसे वहां गया। हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे सुरभि के लिए दूध लेने जाना है। पता नहीं माँ को मेरे शेरू से क्या दिक्कत है, वह हमेशा इसके पीछे पड़ी रहती है। एक दिन पड़ोस की एक महिला सुमिता को बुलाने आती है। सुमिता सुरभि को घर पर ही रखकर उससे बात करने उसके घर चली आती है और भूल जाती है कि उसने खाना भी पकने को रखा है चूल्हे पे। चूल्हे में से आग एक कपड़े में लग जाती है और धीरे धीरे फैलने लगती है। थोड़ा थोड़ा धुआं आने लगता है। धुआं देखकर शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। सुमिता पड़ोस में ही थी तो शेरू को भौंकना सुन कहती है, अरे देखो फिर से भौंकने लगा। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इस कुत्ते से और रीना दोनों से। पता नहीं कब इन दोनों से पीछा छूटेगा। शेरू जोर जोर से भौंकने लगता है। वह भौंकते हुए सुमिता के पास आता है। ओए हट, यहाँ क्या करने आया है? चला जा यहाँ से, जा रीना के पास जाकर बैठ, मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं। सुमिता शेरू को डांट कर भगा देती है। शेरू रीना को खोजता हुआ उसके पास पहुंचता है और भौंकने लगता है। क्या हुआ शेरू? शेरू
तुम भौंक क्यों रहे हो? रीना शेरू का पीछा करती है और उसके पीछे पीछे जाने लगती है। घर पर पहुंचती है तो देखती है कि घर से धुआं निकल रहा है। यह देख दौड़ती हुई सुनीता के पास आती है। माँ, माँ, जल्दी चलो, हमारे घर पर आग लग गई है, सुरभि वही है। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने सुरभि को अकेले ही छोड़ दिया था। हे भगवान। सुनीता दौड़ती हुई घर पर आई और पानी डालना शुरू कर दी। धीरे धीरे सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए और आग बुझाने लगे। तभी सुनीता कमरे के अंदर गई और अपनी बेटी सुरभि को उठाकर बाहर आई। आग बुझ चुकी थी। रीना, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें और तुम्हारे कुत्ते शेरू को कितना भला बुरा कहा, लेकिन आज सिर्फ शेरू और तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी की जान बच पाई। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी रीना। माँ, ये मेरी भी तो बहन है, माफी मांगने की कोई बात नहीं। अब सुनीता के मन से शेरू और रीना के लिए सारी कड़वाहट खत्म हो चुकी थी और अब सुनीता उन्हें भी अपने बच्चों की तरह मानने लगी थी। कपिल भी यह देखकर बहुत खुश हुआ।